अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ही हीटिंग होती है। तो अगर आप अमोनियम NH4NO2 को गर्म किया आपने, ठीक है ना, तो हीटिंग ज़्यादा होती है तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही है और साथ में पानी जो है वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो, ठीक है ना। पानी जो होगा वो किसके फॉर्म में निकल जाएगा, वेपर्स के फॉर्म। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे, अगर आप इसकी जगह अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, मान लो हमने अमोनियम नाइट्रेट को गर्म किया, तो क्या होगा? अगर आप इसको हीट करोगे, लेकिन हीटिंग टेम्परेचर शुड बी लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस से कम पे गर्म कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे लाफिंग गैस निकलती है N2O। दिस इज द सिंथेसिस मेथड ऑफ N2O। IIT में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये N2O का सिंथेसिस मेथड है। अगर हम इसको ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें तब क्या होगा? तो अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अगर 300 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये N2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली नाइट्रोजन तो बननी ही बननी है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया तो फाइनली आपका नाइट्रोजन तो बननी बननी है। लेकिन अगर मॉडरेट हीटिंग है लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस, तो पहले आप हंसोगे, बाद में हो सकता है रो या गाओ व्हाटएवर, बट पहले आप हंसोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका लाफिंग गैस निकलेगी N2। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, अगर मान लो ऐसा लिखा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग लिखा है, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इसे मान लो आपका ऐसा लिखा है NH4NO3 और केवल हीटिंग लिखा है, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे कि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, पानी बन रहा है, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। अगर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे यार कि भाई देखो यहाँ नाइट्रोजन निकल रही है। समझ गए बात को? ठीक है। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। ये नहीं, सारे नहीं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं, जो करते हैं उनको हम बता रहे हैं, ठीक है। सारे सॉल्ट नहीं करते, सम अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सल्फेट है, जैसे गर्म करोगे तो अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है, वो नाइट्रोजन नहीं देता है। अमोनिया उड़ जाएगा, लिक्विड सल्फर, अमोनियम सल्फेट सॉलिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भाई आपको जैसे स्पेशली जब कैरी करना होता है तो सॉलिड के फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड को ले जाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ अमोनियम सॉल्ट बना देते हैं। उसका सॉलिड है, लेके जाओ, गर्म कर दोगे, अमोनिया उड़ जाएगी और आपको H2SO4 मिल जाएगा लिक्विड में, प्योर H2SO4, ठीक है ना। तो ये मेथड होता है। देखो इसके बाद और क्या मेथड बताया था आपको, अमोनियम डाइक्रोमेट और अमोनियम परक्लोरेट, इसको हीट किया था। ये फायर क्रैकर्स में यूज होता है, बताया था हमने। यस, ये आपका ऑरेंज कलर है और फिर बाद में आपका ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन बनेगा Cr2O3, ये ग्रीन कलर हो जाता है, तो इसमें यूज हो जाता है, साथ में पानी निकल गया। और यहाँ इसको हीट करोगे तो इसमें तो सारी गैस निकल जाती है। देखो क्या क्या गैस हो सकती है, N2, O2, Cl2, पानी, सब बाहर निकल जाता है। ये सारे सॉलिड हैं, कुछ बचता, ऑब्जर्वेशन आपसे ये पूछता है ना, हाँ कि बताइए क्या निकलेगा। बिल्कुल, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस समझें रिएक्शंस का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट कोई मैटर नहीं करता। आपको जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आगे तो आप देखोगे हम बाई प्रोडक्ट की तो फिक्र ही नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, मेन प्रोडक्ट से मतलब रहेगा हमेशा। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर प्रोडक्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, चाहे वो अब नाइट्रोजन बना रहे हो तो केवल नाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा, वो उसके साथ बने हुए कंपाउंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो उसमें बनने वाला सारा जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हर रिएक्शन में हर बाई प्रोडक्ट आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। ऑर्गेनिक यहाँ पे थोड़ा सा आसान इसीलिए हो जाता है कि वहाँ पे आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई मेन प्रोडक्ट ही तो याद रखना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कहा अमोनियम सॉल्ट हीट करने पे आपके क्या बन रहे हैं, नाइट्रोजन, तो जितने अमोनियम है सारे नाइट्रोजन बना दें, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ एक्सेप्शन आ जाते हैं, तो कुछ लिमिटेड ही बनाते हैं जिनको आप याद रखना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर मान लो आप अमोनियम सॉल्ट को गर्म करो, ठीक है, ये सॉलिड है, इसको आप गर्म करोगे तो अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, और बन जाएगा H2SO4 लिक्विड। तो सब नहीं देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन देंगे, क्या ये हम थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बताओ। उसके साथ जुड़ा हुआ एनाइन ऐसा हो, अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, इसको करना क्या है, N2 में कन्वर्ट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो रहा है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ एनाइन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी, तभी वहां पे आपकी रिएक्शन होगी। ClO4- बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cr2O7 बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, NO3 NO2 बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे के सारे तो इनके साथ दे दिया। सल्फेट घटिया, नालायक, सड़ा हुआ, कभी ऑक्सीडाइज, अगर कराना है तो एकदम प्योर कंसंट्रेटेड लेके आओगे, तब जाके वो बहुत थोड़ा बहुत करा देगा, और वो भी उनका जो इच्छुक है पहले से कि हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। भाई वो तो खुद हो रहा था अपने से, तूने क्या किया, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से होता है। कई बार वो लिखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तब थोड़ा बहुत करा पाएगा, और उनको जो होने के कंडीशन में है कि वो हो सकते हैं ईजिली, तो उनको वो कराता है। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4, K2Cr2O7 पढ़ाया था हमने आपको, या दे आर गुड और वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही बढ़िया शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। K2 मतलब क्रोमियम इन +7, मैग्नीज इन +7, ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाइट्रेट कंसंट्रेटेड HNO3 बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉस्फेट P4O10 फॉस्फोरस के ऑक्साइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन कोई जवाब नहीं, क्यों, जहां रख दो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। एलिमेंट में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हो तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में नेगेटिव में पहुंच जाता सीधा। तो बहुत बढ़िया क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाँ बताएं, क्या चीज़, हाँ, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खाने की जरूरत है, वो क्यों देगा किसी को। यहाँ पे क्लोरीन खा रहा है, देखो यहाँ पे जब आप क्लोराइड ये बनाया तो ये प्लस में है, इसलिए तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, N2 में बन गया, खुद Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अगर NH4Cl होगा तो भाई Cl2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब एक बार, जैसे आपने कहा फ्लोरीन है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत तारीफ कर दी, हाँ ठीक है, और जैसे ही F- बना फिर कुछ नहीं, खत्म, बाय बाय टाटा। सोडियम बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, तुम ना कहोगे इलेक्ट्रॉन दे देगा, बाहर निकाल के तो देखो, तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन मत दो, दे देगा, इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन को बाहर निकालो, आप कहोगे मत लो इलेक्ट्रॉन, मार के थप्पड़ खींच लेगा और आग लगा देगा, मतलब एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा होते हैं, वायलेंट होते हैं। लेकिन अगर आपका सोडियम एक भूखा शेर है तो सोडियम प्लस क्या है, बिल्ली है हमारी पालतू, भाई खाते हैं हम Na+ को, सुबह सुबह खा के आए हैं, नहीं खा के आए हैं, नहीं खाया, नलायक, नमक नहीं खाते हो, Na+ नहीं खाते हो, तो खा, अब सोडियम को खा के देखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सोडियम बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, हमने आपको रिएक्टिविटी बताई थी इस ब्लॉक में। हाँ, सोडियम को आप पानी में फेंक कर देखो, ऐसे फट 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 करके भागेगा ऊपर ऊपर, ठीक है, इतना तेजी रिएक्शन करता है, और साथ में वाइट फ्यूम्स निकालेगा और आग भी लग सकती है अगर मौका।
सोडियम में जनरली आग नहीं लगती है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डालोगे पक्का आग लगेगी, लेकिन सोडियम में जनरली आग नहीं लगती है। हाँ, गर्मियों का दिन हो, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो, उस समय हो सकता है आग लग जाए, बट जनरली नॉर्मली। हमने तो जितनी बार किया, हमें मौका ऐसा ही मिला, वो छुप के करना पड़ता है। टीचर देख लो तोड़ा के मारेगा साला आग लगा, अभी बम फोड़ेगा यहाँ पर बैठ के, तो रिएक्शन कहीं यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा कट करके चाकू से कट जाता है बम। सोडियम को आप चाकू से, नाइफ से कट कर सकते हो। तो उसमें जब स्पेशली वो लेसेग्ने टेस्ट याद है, लेसेग्ने टेस्ट में हम लोग नाइट्रोजन या मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कार्बन को आप डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते, हेलोजन को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते, जब कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, तो उनको पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, आयनिक में। तो हम लोग पहले लेसेग्ने टेस्ट करते हैं। लेसेग्ने में क्या होता है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम से करा दो, तो सोडियम क्या करेगा, उनको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सारे के सारे अब नॉन मेटल हैं, वो इलेक्ट्रॉन खा के एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हैलाइड होंगे, मतलब हेलोजन जो होंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, वो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन जो होते हैं वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, तो ऑर्गेनिक जो हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कोवैलेंटली बॉन्डेड डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो लेसेग्ने टेस्ट का पर्पज यही होता है कि भाई आयनिक बना लो, फिर आसानी से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब वहाँ पे यूज किया जाता है, तो वो जब आप जाओगे, फिलहाल आपके स्कूल्स में तो नहीं होता होगा, ठीक है, वो करके दिखा देंगे, वही है, देखो देखो ऐसे कुछ हो रहा है बस, ठीक है, या लेसेग्ने सीधा बना बनाया दे देंगे आपको कि भाई ये रहा लेसेग्ने काम हो, ठीक है। तो वहाँ पे यूज होगा आपका स्पेस। तो बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, ये रिएक्शन का मतलब समझ में आया क्यों दे रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। अब नेक्स्ट कंपाउंड इज अमोनिया। ये तो आपका पिछली क्लास का रिकैप था, इसमें अगर कोई पॉइंट और समझना है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज अमोनिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया, हेडिंग डालिए अमोनिया। अच्छा, अमोनिया जो है, इसके बारे में बात करें तो अमोनिया आपकी एक यूजफुल गैस भी होती है, हार्मफुल गैस भी होती है। यूजफुल कैसे भाई, इसको हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं फूड वगैरह के, वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन जो है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, रेफ्रिजरेंट की तरह। प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, देखो देखने में लगता है कि पता नहीं क्या ही इसमें ऐसा नेचर है कि इस वजह से ये क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट का काम कर रहा है, बट नेचर बहुत सिंपल होता है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का यूज होता है। लिक्विड से जब वेपर बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करता है। क्यों कंज्यूम करेगा आप बताओ ज़रा। लिक्विड से वेपर बनना मतलब सेपरेट कर रहे हो पार्टिकल्स, तो एनर्जी तो कंज्यूम करेगा ही करेगा, लेकिन हाई अमाउंट क्यों कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो लिक्विड में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस वजह से जब आप उसको वेपराइज करते हो तो वो एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है। आप उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पे क्या होगा, आपका सेपरेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये इस रूम को कोल्ड स्टोरेज बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ना पाइप्स लगा देंगे जिनमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, ऐसे पाइप लगाएंगे यहाँ से, और अमोनिया का टैंकर जोड़ देंगे एक तरफ, और वो लिक्विड अमोनिया उसमें डालेंगे और उससे पास कराएंगे लिक्विड वाला। और तो क्या होता है, वो लिक्विड हाई प्रेस कंप्रेस रहती है हाई प्रेशर पे, तो जैसे उसको पास कराते हैं तो वो क्या एक्सपेंड करती है तेज़ी से, तो तेज़ी से एक्सपेंड करेगी। वो अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस हम ऐसे ही कराते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेसेस हम ऐसे ही कराते हैं। या सडन एक्सपेंशन जो होता है, टायर फटता है, फटा क्या हुआ, वहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होता उस टाइम पे, तो कितना भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन टायर फटेगा तो ठंडी हवा लगेगी, ठंडी हवा लगेगी बिल्कुल, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही सडन कूलिंग हुई, बाहर से टेम्परेचर आया नहीं, एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अच्छा, आप जब मतलब गर्मियों में पसीना आ रहा होता है, ठंडा लगता है, क्यों, आपका जो एयर है वो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन जब वो सडनली एक्सपेंड हो रही है तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो ठंडा लगता है। तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जब सडन एक्सपेंशन होगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वैसे ही हाई है, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को कंज्यूम करेगा, और हीट कंज्यूम करेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा मतलब क्या हो गया, कोल्ड स्टोरेज बन गया। ये एसी भी तो ऐसे ही वर्क करते हैं, सिमिलर कंसेप्ट होता है इनमें भी,
ठीक है। वो बस यहाँ पे कंपाउंड दूसरे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रेयॉन्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो अब बैन हो गया है, उसको नहीं यूज़ किया जाता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जगह आप दूसरे फ्रेयॉन्स यूज़ करते हैं जो इको फ्रेंडली हों, उनको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से अमोनिया का भी यूज होता है। हार्मफुल क्या होता है, अगर आप अमोनिया के एक्सपोजर में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपकी कॉर्निया जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी। आँख की जो कॉर्निया होती है वो अमोनिया में बहुत तेज़ी से डिजॉल्व होती है, ठीक है। और पंजेंट स्मेलिंग तो है ही, बड़ी गंदी स्मेल आती है। बाथरूम तो जाते ही होगे, पब्लिक टॉयलेट जाओ, मज़ा आ जाएगा। अमोनिया NH3, ठीक है। ये आपका कलरलेस, कैसी होती है गैस, कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, देखो थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन इन्फ्लामेबल गैस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आपको कोई रिएक्शन कराई जाए, वो कहेगा कोई सॉल्ट है या कहीं पे रिएक्शन कराई जा रही है, और फिर बोलेगा कि यहाँ पे एक गैस निकल रही है जो पंजेंट स्मेलिंग है, और पंजेंट स्मेलिंग गैसें बहुत सारी हैं, आपको बहुत सारी गैसें मिलेंगी जिनकी स्मेल जो है वो तीक्ष्ण है, घटिया टाइप की है। लेकिन नॉन इन्फ्लेमेबल की बात करें तो वो अमोनिया है, ये जलती नहीं है, एयर में तो नहीं बर्न करती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप प्योर ऑक्सीजन लेके आओगे तो बर्न कर जाएगी, बट इन केस एयर, भाई आप कहीं एक्सपेरिमेंट कराओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑक्सीजन का चैम्बर लिया उसमें जाके आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो। लैब में हमने ऑक्सीजन पास करा दी, केवल खाली ऑक्सीजन है, कोई अदर गैस नहीं है, और अब हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर वो बर्न कर सकता है। लेकिन एयर के प्रेजेंस में ये बर्न नहीं करता, प्योर ऑक्सीजन होगा तब ये बर्न कर सकता है। अच्छा, प्योर ऑक्सीजन में क्यों नहीं करा सकते हम एक्सपेरिमेंट, क्या होगा, लैब बर्न क्या, हाँ बोलो बोलो, हाँ कंबसन का सपोर्टर है, ठीक है, तो क्या होगा, आग लग जाएगी। यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, क्यों नहीं आग लगेगी। इग्निशन टेम्परेचर हर चीज़ का होता है ना, जब तक उस टेम्परेचर को नहीं दोगे तब तक वो बर्न नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप जल गया, ऐसा होता तो कोयला लेके आए, पेट्रोल, बाइक जल गई, वो खत्म, ठीक है, तो खत्म सब कुछ, फिर के कुछ नहीं बचता फिर तो। ऐसा नहीं होता है, मतलब हर एक के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, जब तक उस टेम्परेचर को अचीव नहीं करता है वो सब्सटेंस तब तक बर्न नहीं करता है, ठीक है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होता है कि कोई भी कंपाउंड बर्न नहीं करता। हाँ, ऑक्सीजन की प्योर अमाउंट इसलिए नहीं आप ले सकते हो क्योंकि हम भी इस चीज़ के लिए ससेप्टिबल नहीं है कि हम प्योर ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाएँ। याद है, बताया था मैंने, नहीं याद है, जब अगर हम सिलेंडर लेके गोताखोरी करने जाएं और प्योर ऑक्सीजन लेके आ जाएं, मतलब प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्या होगा, जब आप ऊपर आओगे तो मन ही नहीं करेगा, ठीक है। काहे मन नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे लोग कहते हैं जैसे भांग का नशा होता है ना, बस भांग का, मैं भांग बता सकता हूँ, मैंने किया है, ठीक है। अरे भोलेनाथ की नगरी से हैं यार, ठीक है, भोले बाबा का प्रसाद लिया है, नशा नहीं किया है, नालायक, गलत शब्दों का चयन कर रहे हो, भोलेनाथ का प्रसाद खाया है हमने, ठीक है। तो उसका जो मज़ा होता है वैसा मज़ा आता है, फिर इंसान को कुछ करने का मन नहीं करता, ठीक है जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, ठीक है, तो वैसे वाला, तो वो दिमाग को थोड़ा सा वो कर देता है, हेलुसिनेट कर देता है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन आप ले लोगे तो माइंड जो है हमारा हेलुसिनेटेड हो जाता है। कम ऑक्सीजन लोगे तो एस्पेक्सिएशन या सफोकेशन टाइप ऐसे में लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली गैस वाली, जिनमें कहता है कि कोई कंपाउंड को आपने हीट किया या किसी रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है और उस गैस के बारे में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वो देगा, तो प्रॉपर्टी में अगर वो पंजेंट स्मेलिंग है और नॉन इन्फ्लेमेबल है तो इसका मतलब है वो कौन सी गैस है आपकी, अमोनिया गैस, ठीक है ना। अब देखो अमोनिया गैस की सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, एक मिनट, इसकी और कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो हमें बतानी है अपने, अच्छा कुछ रिएक्शंस जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं हम उनको पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन में।
प्रिपरेशन, आपने किसी मेटल के नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कराई तो क्या होता है? अगर किसी मेटल के नाइट्राइड जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड पानी से रिएक्शन करा दो, क्या होगा? अमोनिया निकलेगी। जैसे कार्बाइड होता है, फॉस्फाइड होता है, जितने भी नॉन मेटल अगर आपके एज इट इज किस में हैं, हैलाइड मतलब एनाइन के फॉर्म में है, तो जनरली वाटर से रिएक्शन करने पे क्या होते हैं, उसके अमोनिया, नाइट्राइड है तो अमोनिया बना देगा, फॉस्फाइड है तो फॉस्फीन बना देगा, या कार्बाइड है तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, मान लो मेथेनाइड है तो मीथेन बन जाएगा, ठीक है। लाइक इस तरह से आपके क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे आपने कहा हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड को पानी में धुल दो आप, बस खाली कुछ नहीं करना, सॉलिड होते हैं, पानी में डाल दो, होगा क्या? अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ये सारे के सारे क्या करेंगे? अमोनिया गैस रिलीज करेंगे, और जो मेटल है वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सॉरी, तो ये हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। तो अगर आप मेटल के नाइट्राइड्स लेके आते हो तो मेटल के नाइट्राइड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पानी से रिएक्शन कराने पे अमोनिया गैस इवॉल्व करते हैं। अगर मान लो कोई अमोनियम सॉल्ट है, जरा ध्यान दो, आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं और बनाते हैं अमोनिया। अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें आपका अमोनिया एज अमोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और दूसरा कोई एसिडिक पार्ट होगा, जैसे मान लो आपके पास अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, SO4, ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ यार, वीक बेस में क्या है, ये कैसे बना होगा? NH4OH और H2SO4 ने रिएक्शन की होगी, तभी तो बना होगा आपका। और NH4OH क्या है? व्हाट इज NH4OH? पानी में घुली हुई अमोनिया है ये। NH4 इज नथिंग, दिस इज अमोनिया सॉल्युबल इन वाटर। जैसे आपका H2CO3 क्या है? ये पानी में घुली हुई CO2 है, नथिंग। वैसे ही NH4OH क्या है? पानी में डिजॉल्व अमोनिया, यही तो है, ठीक है। तो देखो यार, CO2 की सॉल्युबिलिटी तो बहुत कम होती है पानी में, कोई खास इंटरेक्शन तो है नहीं, पोलर नॉन पोलर तो बहुत कम सॉल्युबल होती है, लेकिन अमोनिया बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है। क्यों? पोलर पोलर, और पोलर पोलर तो छोड़ो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे भाई भाई गले मिलो, क्या बात है, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर में कम से कम 30 से 32 लीटर तक अमोनिया घोल सकते हो आप, इतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। 31 लीटर के अप्रॉक्स जो है सॉल्युबिलिटी होती है। 1 लीटर पानी में आप 31 लीटर क्या घोल सकते हो, लगभग अमोनिया डिजोल्व कर सकते हो। बहुत हाईली सॉल्युबल होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। तो आपका यहाँ पे कोई सॉल्ट है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेके आओ, अगर अमोनियम सॉल्ट की, या आप याद करो जब हम लोग वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं, हम कहते हैं कोई सॉल्ट है आपके पास, इस सॉल्ट में आपके पास क्या है, अमोनिया जो है वो वीक बेस है। अगर हम अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा, मतलब इस सॉल्ट से किसी ऐसे बेस की रिएक्शन कराओ जो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर हो, अमोनिया से क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, तो वो बेस अमोनिया को यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देगा और खुद जाके सॉल्व बना लेगा। समझे बात को? जैसे मान लो हमने क्या कहा, NaOH रिएक्शन करा दी, क्या होगा, Na2SO4, सोडियम जो है अपना सॉल्व बना लेगा, और क्या निकल जाएगी बाहर, अमोनिया। H2O प्लस NH3 मतलब समझ रहे हैं, NH4OH, तो आपको सॉल्युबल फॉर्म में अमोनिया मिल जाएगी। थोड़ी सी हीटिंग कर दोगे, अमोनिया बाहर निकलने लगेगा। कभी भी आपकी जो अमोनिया होती है तो वो वेपराइजेबल तो होती है, गैस तो होती है, सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहाँ रुकी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी पाके तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो रिमूव हो ही रहा होगा, ठीक है। तो आपका वेपराइज यहाँ पे होता रहता है। तो अमोनिया, कोई भी आपका अमोनियम सॉल्ट है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट और रिएक्शन ऑफ बेस और स्ट्रॉन्ग बेस
विथ अमोनियम सॉल्ट। हाँ, तब भी अमोनिया निकलेगा, H2SO4 भी निकलाएगा। लेकिन वो अमोनिया जो है ना, वो बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलेगी, तो मैंने वेपराइज होगी, लेकिन बहुत आसानी से वेपराइज नहीं होगी। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, तुरंत निकलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए। तो ये तो दोनों हमने पढ़ी हुई है ना पहले से रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे करते हैं, हैबर प्रोसेस। एग्जैक्टली, ठीक है। तो थर्ड हो गया आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो ये आपको करना है हैबर प्रोसेस से। लिसन फॉर बोर्ड एग्जाम, हैवर्स प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। synthesis of ammonia, contact process, synthesis for sulfuric acid, Ostwald process, synthesis for HNO3, Deacon's process, synthesis of chlorine। ये चार प्रोसेस में से एक प्रोसेस डेफिनेटली बोर्ड में आएगी, 100%। लिख के ले लो, हर साल आता है, एक दो आती हैं। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। मतलब बोर्ड में भी आते हैं इससे क्वेश्चन, नो डाउट, सॉरी जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, बट बोर्ड का ये फिक्स क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना। रिटर्न में आता था, अब ऑब्जेक्टिव कर रहे तो पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं। बट अपन को तो अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके ही चलना है ना। तो हैवर्स प्रोसेस में क्या होता है बताओ यार। हैवर्स प्रोसेस में हाइड्रोजन की रिएक्शन आप किससे कराते हो, नाइट्रोजन से। क्या बनता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है एंड अमोनिया फॉर्म होता है। अच्छा ध्यान दें, यहाँ पे आप आयरन एज ए कैटलिस्ट लेते हो और मॉलिब्डेनम जो होता है वो क्या होता है, पॉइजन होता है। यहाँ पे आप लगभग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हो और 200 बार प्रेशर आसपास, 200 ATM ऑफ बार प्रोसेस, तब ये रिएक्शन होती है। मतलब फेवरेबल कंडीशन पूछता है आपसे कई बार, तो वो कहता है कि हैबर प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोडक्शन के लिए आप फेवरेबल कंडीशन बता दो। क्या हुआ, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है इसमें। तो अगर आपको लगे कि फ्रेश एयर की ज़रूरत है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बीच में जा सकते हैं। फ्रेश एयर मतलब वॉशरूम होके आ सकते हो। आपको लगे कि हाँ, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई ब्रेक मिलेगा, आपको ज़रूरत है आप जाइए, आइए फिर बैठ जाइए। ठीक है, क्या करें, कोई ब्रेक नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अमोनिया जो है सिंथेसिस के लिए हैबर प्रोसेस यूज करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे हम कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास कोई छोड़ दो, इसको अमोनियम सॉल्ट छोड़ दो, बाकी हम आपको जनरल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उस समय बता ही देंगे। हाँ, अब बात आती है, अमोनिया तो आपने बना ली, ठीक है, क्या हुआ, अमोनिया तो आपने बना ली, अब अमोनिया को सुखाना है। भाई मॉइस्चर है हर जगह, ठीक है, तो अमोनिया को क्या करना है, अब सुखाना है। बात आती है सुखाने के लिए, तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेके आते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन होता है, ठीक है,
डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनिया और एक्वस। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जनरली जो यूज होते हैं क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस के ऑक्साइड P4O10, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वाला, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कंसंट्रेटेड HNO3 जो है उसको यूज मत करना, ये डिहाइड्रेटिंग होता है लेकिन साथ में ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, तो ये क्या करता है ऑक्सीडाइज करने लगता है, वहाँ पे करने कुछ और भेजा था कुछ और करके चला आता है, तो इसको हम यूज जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग में कौन कौन यूज करते हैं? कैल्शियम का ऑक्साइड क्विकलाइन, P4O10, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड। ये कुछ आपके जो खास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब जो जनरली यूज किए जाते हैं ये होते हैं। तो इन चारों के बारे में बात करते हैं। तो ये केवल और केवल डिहाइड्रेट होता है विथ कैल्शियम ऑक्साइड, और किसी के साथ डिहाइड्रेट नहीं होता है। क्यों? जरा वापस आए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स पे, कौन कौन थे? P4O10 नेचर बताओ, एसिड। अमोनिया सॉल्ट बना लेगा, गए थे कुछ और करने कुछ और हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड, अमोनिया बेस, सॉल्ट बना लेगा। कैल्शियम क्लोराइड से क्यों नहीं होता है? कैल्शियम क्लोराइड इज नॉट बेसिकली, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो होता नहीं है, बट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक नेचर आप कह सकते हो, ठीक है, होता है, लेकिन उतना भी खास नहीं होता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। मतलब अमोनिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी एसिड नहीं है, बेस नहीं है सॉरी, कि वो कैल्शियम को हटा के अमोनियम क्लोराइड बना ले, इतनी भी औकात नहीं है अमोनिया की, ठीक है, कैल्शियम के सामने। होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है। आपका जो अमोनिया है वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्सेशन, या आप कहें जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, कैसे डिहाइड्रेट करता है ये? तो डिहाइड्रेट करने के लिए जैसे होता है ना, सॉल्ट जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट आपका ड्राई है, उसको यहाँ पर रख दो, बिछा दो, तो यहाँ की मॉइस्चर को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कॉपर सल्फेट .5H2O हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेगा। सॉल्ट की ये जनरल प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या करते हैं, आपके हाइड्रेट्स बनाते हैं। एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में हैलाइड्स जो हैं, जनरली हैलाइड्स की प्रॉपर्टी सबकी होती है नो डाउट, बट हैलाइड्स का एक क्वेश्चन जो आपका आता है एस ब्लॉक से, वो ये आता है कि जो आपके हैलाइड हैं फर्स्ट ग्रुप में केवल क्लोराइड ऐसा होता है जो हाइड्रेट बनाता है, और कोई हाइड्रेट नहीं बना, NaCl हाइड्रेट नहीं बनाता। इसके बाद आपके लिए सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप के जो हैलाइड होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रेट बनाते हैं। मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2.7H2, कैल्शियम का CaCl2.8H2, या ये सारे के सारे हाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रेट, वो क्वेश्चन याद है, नमक गीला क्यों हो जाता है बाहर रखने पे, या NaCl को अगर हम अभी इस समय मॉइस्चर बहुत है, आप नमक को खुला ओपन करके रखो, देखो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगी, तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो क्या नमक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है? नहीं, नमक तो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करता, गीला क्यों हो गया? क्योंकि नमक के में इम्प्योरिटीज होती हैं, कैल्शियम के क्लोराइड के, मैग्नीशियम की क्लोराइड की, और वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो कर कोई और रहा है, नाम किसी और का लग रहा है। समझे बात को? तो यहाँ पे आंसर आपको क्या करना है कि भाई नमक की कोई गलती नहीं होगी, गलती किसकी है, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसमें वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या हो रहा है, गीला हो रहा है। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पे आती है। हाँ, हम लोग पॉइंट से दूर चले गए क्या? नहीं, सही जगह पे हैं। अब क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड जो है, अब सोचो कैल्शियम जो है जब पानी था तो पानी के साथ एब्जॉर्ब करके कॉम्प्लेक्सेशन किया उसने, और .6H2 7H2 जो भी उसने एब्जॉर्ब करने थे कर लिए। अब मिला उसको अमोनिया और पानी, उसको चूज करना है किसमें, अमोनिया को ले या पानी को ले कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, किसको चूज करेगा? अमोनिया को ना, क्यों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, पानी देगा या अमोनिया देगा? अमोनिया। भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं
नहीं बढ़िया से, तो अमोनिया डोनेट करेगा। तो वो पानी को हटाने की बजाय अमोनिया को एब्जॉर्ब करने लगता है, समझे? तो डिहाइड्रेशन तो नहीं हुआ। तो हम ना तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं, ना P4O10 का यूज कर सकते हैं, ना आप कैल्शियम क्लोराइड का। अब बचा कैल्शियम ऑक्साइड, ये काम कर जाता है। तो केवल और केवल कैल्शियम ऑक्साइड ही है जो डिहाइड्रेशन करता है अमोनिया का, बाकी कोई डिहाइड्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि केवल ये क्यों करेगा, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं, या बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये बता दो। ठीक है, पूरा मैथड लिखते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन, not concentrated H2SO4, P4O10, कैल्शियम क्लोराइड। क्यों? रीजन देखें, बिकॉज आपका जो H2SO4 है ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा, सो अमोनियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, P4O10, ये भी अमोनिया से रिएक्शन करेगा, तो ये भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा। कैल्शियम क्लोराइड है, 8 अमोनिया को लेके कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा। भाई तो जो पर्पस था वो पर्पस तो हमारा सॉल्व नहीं हुआ ना, बोलो यार, पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। तो सॉल्व कौन करेगा, केवल और केवल कैल्शियम ऑक्साइड ही कर सकता है ये काम, कि वो वहाँ पे अमोनिया को डिहाइड्रेट कर दे। ठीक ब्रेक पक्का, चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ज़्यादा नहीं, पानी वानी पी लो आप, ठीक है।
देखो जब लार्ज स्केल पे डिहाइड्रेशन कराना पड़ता है, जैसे मान लो कहीं मैन्युफैक्चरेशन कर रहे हैं आप और आपने लार्ज स्केल पे अमोनिया बनाया, उसको डिहाइड्रेट कराना है तो क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की बड़ी बड़ी शीट्स मतलब ब्लॉक बनाते हैं या पाउडर फॉर्म में बिछा देते हैं नीचे, और यहाँ से अमोनिया पास कराते हैं, उससे होता हो जाता है और उधर आपका अमोनिया ड्राई होकर बाहर जाता है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे बाहर निकलेगा तो प्योर अमोनिया। तो या सीड्स बना लेते हैं या पाउडर के फॉर्म में रख लेते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। क्या करें, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अच्छा, ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं आए, टेस्ट है, टेस्ट की वजह से नहीं आए ना, अभी 3 बजे से टेस्ट है। सेमेस का तो टेस्ट है ना सबका, एक बहाना है और बाकी क्लास ना आना मेन कारण। मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन अब क्या होगा उसमें पता नहीं, ठीक है। आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है, जा तो रही है, ठीक है। चलिए आ जाओ। तो प्रॉपर्टीज़ में आपने पहला पॉइंट तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वही देखा कि भाई ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है। स्मेल इसकी बड़ी खतरनाक सी होती है, मतलब अगर ज़्यादा अमोनिया हो और आप एक साथ उसको स्मेल करेंगे तो एकदम सर जो है एक तरह से पता है कुछ समझ ना आना कुछ टाइम के लिए, ऐसा इतना खतरनाक स्मेल। हाँ 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 एग्जैक्टली वो वैसे ही होता है, तो बड़ा खतरनाक सा होता है उसका जो हाँ फीलिंग जो होती है। तो इसलिए अमोनिया कहीं पे भी जब यूज़ करते हैं ना तो प्रॉपर मास्क पहन के और ग्लास वगैरह लगा के तभी प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। थोड़ा बहुत तो ठीक है चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमोनिया के एक्सपोजर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा कंसनट्रेट जो है वो खतरनाक होता है। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं लैब में, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ में आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कलरलेस, वही जो हमने पहले लिखा था कि ये कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग है और साथ में क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल गैस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने वैसे भी बताया पहले आपको कि इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है इसका, इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो कहीं पे अगर मान लो हिंट दिया हो कि पंजेंट स्मेलिंग है और नॉन इन्फ्लेमेबल है तो वो अमोनिया गैस हो सकती है, ये पॉइंट है। दूसरा, ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड बेसिक कैरेक्टर इसका होता है, ये बेसिक नेचर है, ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन नेचर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और ये सॉल्युबल कैसे होती है, अमोनिया जो है आपका पानी के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड बेसिक, वीकली बेसिक, वीक बेस। बेस जो है वो बहुत बढ़िया बेस नहीं होता है, घटिया बेस होता है, मतलब वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वो बहुत अच्छा एसिड नहीं होता है, ठीक है ना, घटिया एसिड की कैटेगरी में आता है, बहुत बढ़िया एसिड की कैटेगरी में नहीं आता। ऐसे अमोनिया भी जो है वो घटिया बेस है। आपको अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है आपने तो आपको एक चीज़ याद होगी, इसकी K और Kb वैल्यू सेम होती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की Kb वैल्यू एसिटिक एसिड के Ka वैल्यू के बराबर होती है। तो मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग बराबर होती है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो अगर आप दो वीक एसिड को लोगे तो वीक एसिड को लेने पर उनकी रिएक्शन कराएं तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नेचर डिसाइड करना
कैसे डिसाइड करते हैं? तो भाई जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा नेचर उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जब हम एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अमोनियम एसिटेट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट बिकॉज बोथ हैव सेम Ka वैल्यूज, सेम H+ एंड सेम OH- प्रोड्यूस करेंगे अमाउंट में। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रल सॉल्ट। अदरवाइज अदर वीक एसिड में कोई ज़्यादा वीक है कोई कम वीक है, उसके अकॉर्डिंग भाई बेसिक, थोड़ा सा भी बेसिक करेक्टर ज़्यादा है तो बेसिक हो गया, थोड़ा सा भी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है तो एसिडिक हो गया। बट इनमें आपका ये बेस जो है वो वीक होता है, मतलब इतना वीक बेस होता है कि जैसे मान लो किसी सॉल्ट को कोई आयन है, जैसे हम बात करें, लेकिन पहले बात सुनो, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये 12th JEE और नीट का एक चैप्टर होता है। वैसे इसको हम किसी मतलब NCERT में ऐसा डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बट अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो स्पेशली JEE में उसके क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, बट नीट में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं कुछ एरिया से, उसमें सारे एरिया नहीं कवर करने होते, कुछ एरिया कवर करने होते। तो वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, जिसमें हम लोग कैटाइंस और एनाइंस का डिटेक्शन पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मतलब कि आपको बताना होता है कि जैसे मान लो एल्यूमिनियम आयन है, तो एल्यूमिनियम आयन को हम लैब में कैसे डिटेक्ट करेंगे। आयरन है, वो बेसिक कैटाइंस, किसको पढ़ाया था मैंने, बेसिक आप लोगों को पढ़ाया था ना, अरे प्रैक्टिकल जो करवाया था, कुछ तो शर्म करो नालायकों, सोचने लगते हो कि क्या कराया है, ठीक है। हाँ, वो एक टेबल बनाई थी, या बेसिक रेडिकल्स की टेबल्स जो पढ़ने पड़ी थी, वो सारे के सारे पढ़ने हमें, सबका पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। और उसके वो तो कैटाइंस थे सारे, अभी एनाइंस भी आएंगे। एनाइंस में जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, हैलाइड है। हैलाइड का आपने पढ़ लिया, कहाँ पे पढ़ा, इस्पाक सर ने पढ़ाया था। ऑर्गेनिक में जो पढ़ते हैं वही टेस्ट होता है, इनऑर्गेनिक में दोनों सेम टेस्ट है, कोई अलग टेस्ट नहीं है, ठीक है। और वैसे सॉल्युबिलिटी का एक टेस्ट होता है हैलाइड्स का, वो हमने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था, कहाँ सॉल्युबल है कहाँ सॉल्युबल नहीं है। वो टेबल याद रखना, हमने कहा था याद रखना, हम फिर से पढ़ाएंगे पर उसको याद रखना, ठीक है। उसमें आपका अमोनिया में डाइल्यूट अमोनिया, कंसनट्रेटेड अमोनिया या हाइपो सॉल्यूशन में, इन सब में आपने सॉल्युबिलिटी चेक की, ओके। तो इन कैटाइंस और एनाइंस की बात करें तो कैटाइंस एनाइंस आपको कुछ रिएक्शंस हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह पे दिखाते चलेंगे। देखो ये प्रॉपर्टी हम वहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ज़रूरी है कि याद रखें उसको। तो कुछ क्वालिटेटिव रिएक्शंस में, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को जब भी प्रेसिपिटेट कराना है आपको, तो चाहिए होता है कि अगर वीकली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा दें हम उसको, तो उसका हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, और जिलेटिनस वाइट पीपीटी बनता है उसका। कैसा बनता है, जिलेटिनस वाइट पीपीटी। जिंक का हाइड्रोक्साइड वाइट पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इनके लिए वीकली बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फॉर जिंक एंड क्रोमियम। तो अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करा दें, मतलब अमोनिया पास करा दें, तो अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है अमोनिया पास कराने पे, हम कैटाइंस का डिटेक्शन करने जा रहे हैं और वहाँ पे क्रोमियम या जिंक, क्रोमियम 3+ या जिंक 2+ है, और आपने अगर अमोनिया पास कराई और प्रेसिपिटेशन हो गया, पहले कंफर्म कर लिया हमने कि वो आपका या तो 3rd ग्रुप का होगा या जिंक किसका है 4th ग्रुप का होगा। 3rd या 4th ग्रुप में से कोई है, अगर हमें पहले ही हमने कंफर्म कर लिया है, उसके बाद जब फाइनल डिटेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे हम अमोनिया पास कराते हैं। तो अगर जिंक मतलब प्रेसिपिटेशन हुआ, जैसे क्रोमियम 3rd ग्रुप में, तो क्रोमियम है, एल्यूमिनियम अमोनिया के साथ नहीं होता है, NaOH के साथ होता है। और क्रोमियम किसके साथ हो जाएगा आपका, अमोनिया के साथ हो जाएगा। जिंक किसके साथ हो जाएगा, अमोनिया के साथ हो जाएगा। अब ये बातें थोड़ी सी बड़ी दूर रहने वाली लग रही, क्या आप बता रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर ठीक है। अभी हमें कौन सी रिएक्शन याद रखनी है, सिंपल सी रिएक्शन आप रखो कि अगर जैसे जिंक 2+ है या क्रोमियम 3+ है, इसमें अगर आप अमोनिया पास कराओगे ना, मतलब एक्वस अमोनिया से रिएक्शन कराओगे ना, तो आपको ना जिंक ऑक्साइड का, सॉरी जिंक हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा इनका, ठीक है ना, पीपीटी मिल जाएगा। बस इतना याद रखो आप कि अगर हम क्रोमियम आयन और जिंक आयन को
एक्वस अमोनिया में पास कराते हैं तो आप देखोगे कि आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा इनका, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं वहाँ क्वालिटेटिव में डिटेक्शन के लिए। और किसकी प्रॉपर्टी डिटेक्शन में करते हैं? कॉपर की। अगर आपका एक्वस कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का होता है लेकिन लाइट ब्लू कलर होता है, उसमें अगर अमोनिया पास करा दोगे तो वो अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, अमोनिया कॉम्प्लेक्स। पानी रिप्लेस हो जाएगा किससे? अमोनिया से। और ये डीप ब्लू, बहुत गहरा ब्लू कलर आ जाता है। तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो आयन है वो कॉपर 2+ है सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन में यूज होता है। सिल्वर को हम लोग जनरली कहीं पे मान लो सिल्वर आयन प्रेजेंट है किसी सॉल्ट में, किसी सॉलिड में, उसको वहाँ से सॉल्युबल करके निकालना है, अमोनिया पास करा तो अमोनियम आयन बन जाएगा, अमोनियम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अमोनिया का। कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो उसको हम लोग वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेशन में काम आता है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फॉर कॉम्प्लेक्सेशन। अच्छा, ये क्वालिटेटिव वाली रिएक्शन है सारी की सारी, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाली। मतलब हम इनको दोबारा पढ़ेंगे वहाँ पे और फिर हम कहेंगे याद करो हमने पढ़ाया था। आप कहोगे सर हम शरीफ लोग हैं, पुरानी बातें याद ही नहीं रखते, ठीक है। तो बट ठीक है, हम एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार 4 बार जब रिएक्शन कोई पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ जाती है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। हमने आपको बताया भी था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करना होता है, ठीक है। अब सोचो कि हमने सारे रिएक्शंस याद करने के लिए कितना टाइम लगाया होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमें सारी रिएक्शन एकदम परफेक्टली याद होती हैं, हाँ, बट इतना जरूर याद हो जाता है जैसे हम भी याद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम, जैसे मान लो अगर आज हमसे कहा जाए कि आप पी ब्लॉक, अब तो जैसे हमने आपको क्लास पढ़ाने से पहले हमने एक बार पूरा पी ब्लॉक रिवाइज कर लिया, ठीक है। 1 मिनट टाइम मिला, 3-4 घंटे बैठे पूरा देख लिया, अच्छा यहाँ ये था, यहाँ ये था, ठीक है, हो गया, दिमाग में आ गया पूरा। लेकिन अगर हमने जो 6 महीने से नहीं पढ़ाया और फिर आप कहते हैं कि पढ़ा दीजिए सर, तो हम क्या करते हैं, पढ़ाते तो चलते, लेकिन बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी करते, ठीक है इसको यार कंफर्म करना जरूरी है, ये कंफर्म, मतलब वो एक डाउट रहता, बता तो देते लेकिन एक डाउट रहता। तो वो चीज़ हमारे साथ भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें भी वो एकदम हम वो नहीं हो गए कि बस एक बार दिमाग में घोल के पी गए। तो आपको उसको क्या करना है, बार बार पढ़ने की जरूरत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप एक टाइम डिसाइड करके रखो कि भाई चैप्टर फिनिश हो गया है, आप उसको रिवाइज करना उसको, ठीक है। जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं, जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक तो एकदम कंफर्म बना के चलो। जैसे इस संडे क्लास हो या अगले संडे क्लास हो, तो अगले संडे तक कम से कम 3 बार आप रिवाइज जरूर कर लें। आप देखोगे पहली बार रिवीजन करने के लिए आपको हो सकता है लंबा थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब आप दूसरी बार तीसरी बार जाओगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और रिएक्शंस को लिख लिख के याद करें, लिख लिख के। कैसे याद करेंगे? लिख लिख के। समझ गए बात को? ठीक है, याद करिए, लिख लिख के याद करिए। साथ में एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी आपको पढ़नी है पी ब्लॉक की। अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं, डाउनलोड कर लें, उससे पढ़ लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में वहाँ पर पढ़ाई नहीं जाती है तो हम पढ़ें ज़बरदस्त, कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, मिल जाएगी कॉपी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी पढ़ें। तो कॉम्प्लेक्सेशन में क्या है, देखो कॉपर सल्फेट जैसे है आपके पास CuSO4.5H2, ये आपका ब्लू कलरेशन होता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है, यस। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है फॉर्मूला, मतलब कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला क्या होगा, CuH2O4 SO4.H2, ठीक है था। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है क्या कि कॉपर सल्फेट में जो 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कितने वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो 4 पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉपर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और 1 पानी का मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो अब जब अमोनिया से रिएक्शन करोगे, यार अमोनिया तो आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, तो ये क्या करेगा, आपका पानी को रिप्लेस कर देगा, कहाँ से, यहाँ अंदर से, और खुद जाके वहाँ पे बॉन्ड बना लेगा।
तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स बिकम CuNH3 SO4। ये है आपका डीप ब्लू कलर। इसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू। ये कलर आपका गहरा ब्लू कलर आ जाता है, तो ये डिटेक्शन है, दिस इज द डिटेक्शन पॉइंट। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम यूज करेंगे इसको। कॉपर सल्फेट आयन का फाइनल डिटेक्शन जो करोगे आप, अमोनिया पास करा देंगे हम कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर आयन को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, कहीं कॉपर है, पहले हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, तो कॉपर सल्फेट बन जाता है, जो ब्लू कलरेशन आता है उससे हल्का लाइट ब्लू कलर आएगा। अब आप क्या करो, अमोनिया पास करा दो। जैसे ही अमोनिया पास कराओगे तो डीप ब्लू कलर आया अगर, तो अब तो कॉपर है, अदरवाइज कोई दूसरा कंपाउंड हो सकता है। ब्लू कलरेशन आया किसी दूसरी की वजह से आया हो, तो अगर डीप मतलब नॉर्मल ब्लू या लाइट ब्लू से डीप ब्लू हुआ, मतलब डेफिनेटली वहाँ पे क्या है, आपका कॉपर आयन प्रेजेंट है। समझे बात को। तो ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होने वाली रिएक्शंस हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाएंगे तो आपसे पूछता है कि बताओ कॉपर आयन का डिटेक्शन हम कैसे करेंगे। तो उसमें आपके स्टेप लिखे होते हैं, क्या क्या पास कराना है, क्या क्या करना है, तो कौन सा स्टेप सीक्वेंस है, कौन सी रिएक्शन होगी, क्या होगी। और आपके इवन बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है कि भाई डायरेक्ट आप बता दो कि ये कैसे डिटेक्ट करोगे, तो सारी रिएक्शंस लिखो, कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता है। दूसरा, सिल्वर आयन अगर है तो सिल्वर आयन भी कॉम्प्लेक्सेशन करता है। सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्सेशन कैसे करता है बताओ। Ag+ है, मान लो आपका सिल्वर कहीं सॉलिड के फॉर्म में पड़ा है। सॉलिड मतलब AgX, सारे सॉलिड होते हैं। सिल्वर के सभी हैलाइड जो होते हैं वो सॉल्युबल कहाँ होते हैं, पानी में, बहुत कम सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं उनको हम। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो AgCl, AgBr, AgI ये सबके सब PPT बनाते हैं। AgCl का वाइट PPT बनता है, AgBr का पेल येलो या लाइट येलो PPT बनता है, और AgI का डार्क येलो PPT बनता है। यस, तो ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते पानी में या किसी दूसरे फॉर्म में। सिल्वर के मैक्सिमम सॉल्ट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर का सल्फेट, नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट इज सॉल्युबल, वो फेमस है, वो सॉल्युबल होता है। इसके अलावा सल्फेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट सब के सब इनसॉल्युबल, सारे के सारे इनसॉल्युबल, ठीक है ना। तो इसके मैक्सिमम जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट को छोड़ के बाकी इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर आपका सिल्वर कहीं पे प्रेजेंट है आयन, ये सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है ना, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्युबल करना है। तो आप क्या करो, अमोनिया पास करा दो, तो अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये चीज़ अपन ने मेटलर्जी में पढ़ी थी, याद करो। वहाँ साइनाइड यूज किया था, अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कि भाई मान लो आपने कहीं पे सिल्वर है, Ag+ के फॉर्म में है, आपको वहाँ से सिल्वर बनानी है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है। तो आप क्या करो, आप पहले रिएक्शन करा दो जैसे अमोनिया से। अच्छा, वहाँ पे जो रिएक्शन कराते हैं वो साइनाइड से कराते हैं। साइनाइड भी सेम काम करता है, एकदम सिमिलर काम होता है। वहाँ पे अमोनिया की जगह 2 CN आ जाएंगे, उसको मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। तो साइनाइड प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग सिल्वर को, देखो ये इनसॉल्युबल था, मतलब ये ओर था, आप गए ट्रक लेके, JCB लगाई, खोदा, भर के ले आए, चले आए घर पे। अब उसको क्या करना है, उसमें मिट्टी है या सिलिका है, बहुत सारी इम्प्योरिटी है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें साइनाइड डाल देंगे, तो होगा क्या, सिल्वर सॉल्युबल हो जाएगा, बाकी इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल रहेगी। तो बस उसको निकाल लो। और फिर क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट मेथड, यहाँ पे जिंक से रिएक्शन करा दो, मैग्नीशियम से करा दो, एल्यूमिनियम से, किसी भी रिएक्टिव मेटल से, तो क्या करेगा, सिल्वर कम रिएक्टिव मेटल होती है, नेचर में आपको एज इट इज भी मिलती है। सोडियम हाईली रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, ये एज इट इज नहीं मिलती जनरली। तो इनमें हम लोग किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करा देंगे, तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा तुम घर जाओ, हम यहाँ संभालते हैं मोर्चा, मतलब खुद जाके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करा दो, तो
ये रिडक्शन का एक स्टेप होता है विच इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट। या एक मेटल ने दूसरे मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो ज़्यादा रिएक्टिव लेके आओगे तो कम रिएक्टिव को वहाँ से रिमूव कर, और सिल्वर हमें पे मिल जाती है। तो वही चीज़ के लिए हम लोग अमोनिया कॉम्प्लेक्सेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, नोट करें। अच्छा, एक मेथड होता है रेसिंग प्रोसेस। रेसिंग प्रोसेस जो है या मेथड है, ये रॉकेट फ्यूल सिंथेसिस में यूज होता है और ये अमोनिया से बनाया जाता है। क्या होता है रेसिंग मेथड? हाइड्रोजन NH2 इज अ रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन क्या होता है आपका? रॉकेट फ्यूल होता है। रॉकेट में इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो रॉकेट फ्यूल बनाने में तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होगी ना। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए अमोनिया से सिंथेसिस करते हैं, रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं। 6 है आपकी रेसिंग प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट जेई ने एक बार पूछी है, ठीक है, बोर्ड में नहीं कभी पूछा गया है, बट जेई ने पूछा है, इस पर क्वेश्चन पूछा। सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन, रेसिंग होता है RASCH, हाइड्रोजन, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन NH2 ये दिस इज अ रॉकेट फ्यूल, लिख लेंगे यहाँ पे। ये एक रॉकेट फ्यूल है। क्या करते हैं हम? अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, किससे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइपोक्लोराइट, NaOCl, हाइपोक्लोराइट से। हाइपोक्लोराइट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जितने भी आपके प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं ना, हेलोजन्स, वो सब की सब आपकी क्या है? देखो, हेलोजन का नेचर होता है कि वो एनाइन के फॉर्म में रहे, माइनस के फॉर्म में। ठीक है, अब आपने ज़बरदस्ती हेलोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्लस में। तो ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो +1 हो, चाहे +3 हो, +4 हो, +7 तो और सबसे बढ़िया हो गया। दैट्स वाई वो ClO4- अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और हाइपो बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो क्या बनाता है? ये बनाता है NH2Cl + NH4Cl, क्लोरामीन बनता है। क्लोरामीन फॉर्मेशन होता है। स्टेप पहला हुआ। दूसरे स्टेप में क्या होता है? आपका जो क्लोरामीन होता है, ये आपका अमोनिया से रिएक्शन करता है और बनाता है, सॉरी देखो NH2Cl है, NH4Cl नहीं है, NH2Cl। तो ये बनता है आपका NH2 और NH4Cl, बन गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है और इसमें आपका NH2Cl क्लोरामीन भी बना हुआ है। ये क्लोरामीन क्या करता है? इस हाइड्रोजन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। मतलब इसमें बनने वाला वन ऑफ द रिएक्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे मेन प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है। नॉर्मली तो अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर यहाँ पे हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटीज़ हों तभी अफेक्ट करता है। अगर आपने यहाँ रिएक्शन जो कराई है, ऑब्वियसली मीडियम एक्वस रखोगे, तो एक्वस मीडियम में अगर मान लो आप रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका H2 तो बनेगा ही बनेगा। एक्वस मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपने पानी टैप वाटर यूज कर लिया, तो उसमें तो आयंस होते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना, आपका हाइड्रोजन की यील्ड जो होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो हैवी आयंस होंगे, मेटल आयंस, वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, किसको, डिस्ट्रॉय करने वाली प्रोसेस को, कि NH2 की रिएक्शन NH2Cl से हो जाती है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन होने से आपका हाइड्रोजन जो है वो फिर से खत्म होने लगता है, NH4Cl बनता है। ओके, तो इस
से बचाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम क्या करेंगे, वहाँ से जो वाटर यूज कर रहे हैं, पहली बात तो डिस्टिल वाटर यूज करो ताकि कोई वहाँ पे आयन ना हो, तो कोई रिएक्शन कैटेलाइज ही ना हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट यूज करते हैं जो हैवी मेटल्स का कॉम्प्लेक्सेशन करा दें, उनको वहाँ से रिमूव कर लें। मान लो अगर गलती से मिल ही गए, कहीं से आ भी गए, तो वो वहाँ से उन मेटल आयन को एब्जॉर्ब कर लें। सो ग्लू, जिलेटिन जैसे जो बड़े बड़े लिगेंड्स होते हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं ताकि वो वहाँ पे उनको ट्रैप कर लेते हैं, मेटल आयंस को क्या कर लेते हैं वहाँ से ट्रैप, कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू ट्रैप कर लेते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हाई अमाउंट में हाइड्रोजन बना लेते हैं, जो कि हमें पता है कहाँ पे यूज करना है, घर पे बना लो, ले जाओ रॉकेट बढ़ा के, ठीक है। ये भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो टाइम गया 30 से 40 साल पहले वाला, कि आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। अब प्रॉपर आपको लेना पड़ेगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं तो पहली बात तो अप्रूव नहीं करते हैं, और अगर हो गया तो फिर आप घर पे नहीं, फिर आपको वहाँ पे जो है वहीं पे करना है। पता चला कि खुद तो उड़े, आसपास के लोगों को भी उड़ा दिया, ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो एक नोट पॉइंट इसमें क्या है, NH2Cl is react with NH2 and decreases the yield. NH2Cl plus NH2 सो NH3 बनता है प्लस NH4Cl बनता है। देखें यहाँ पे, इसमें ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय हैवी metal ion like सीजियम, रुबिडियम प्लस या स्ट्रॉन्शियम, बेरियम प्लस, ये जो हैवी मेटल आयंस जनरली होते हैं। सेकेंड पीरियड के बाद के मेटल आयन जो होते हैं, सेकेंड थर्ड पीरियड के बाद सबको हैवी की कैटेगरी में ले जाते हैं हम लोग। फोर्थ पीरियड से लगभग सारे, जहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने लगते हैं, मतलब 3D 4D सीरीज आने लगती है जहाँ से, उन सबको फिर हम हैवियर कैटेगरी में रख देते हैं। तो फोर्थ पीरियड से मान लो आप भाई, फोर्थ पीरियड से आपके 3D 4D 5D सीरीज इन्वॉल्व हो जाती है, तो उनको हम लोग एज अ हैवियर एलिमेंट कहने लगते हैं, ठीक है। तो हैवियर एलिमेंट की प्रेजेंस में ये कैटलाइज होती है। तो अगर आपको अवॉइड करनी है इस रिएक्शन को, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो डिस्टिल वाटर यूज कर लो, दूसरी बात आप हैवियर मेटल आयन को रिमूव करने के लिए क्या कर लेंगे, लिगेंड्स बढ़िया से, जैसे जिलेटिन हुआ, ग्लू हुआ, ये लिगेंड्स वहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि वो हमारे मेटल आयन वहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो to avoid this reaction, use number 1 distilled water, number 2 glue or gelatin to remove heavier ions। heavier ions को वहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपने एक चीज़ लिखी है कि हम अमोनिया को एयर के प्रेजेंस में तो बर्न नहीं करा सकते, एयर में ये इनफ्लेमेबल
नहीं होती, नॉन इन्फ्लेमेबल होती है। लेकिन अगर प्योर ऑक्सीजन होगा तो ये बर्न कर जाएगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन लिख लें, 7th पॉइंट है आई थिंक, रिएक्शन विथ O2। सो अमोनिया इज नॉन इनफ्लेमेबल। अच्छा एक चीज ध्यान दो जरा, आपने कहा इन एयर, बट इट बर्न इन प्योर O2। प्योर ऑक्सीजन में ये बर्न करती है। तो आखिर अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि साहब ये बताओ अगर अमोनिया जो है N2 बनेगा और पानी बनेगा, नॉट N2O बनता है डार्फिन गैस, नाइट्रोजन एंड वाटर, इसका ऑक्साइड बनता है और आई थिंक NO। डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म होते हैं यार, ये कोई फिक्स नहीं होता है यहाँ पे, वो एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है कि किस तरह से वहाँ पे हो रहा है। क्योंकि इसके सारे, जैसे आप कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हो तो लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एक्सेस सप्लाई कराओगे तो CO2 बन जाएगी। तो यहाँ पे इसके ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, N2O, NO या N2O, NO2, तो वो डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिख लो, बेटर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कोई फिक्स नहीं होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की इन्वायरमेंट रख रखा है, ऑक्सीजन कितनी सप्लाई कर रखी है, उस हिसाब से आपका डिपेंडेंसी। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आया क्या कि आपने कहा कि नॉन इन्फ्लेमेबल गैस निकल रही है, आपने कोई रिएक्शन कराई वहाँ पे पंजेंट स्मेलिंग और नॉन इन्फ्लेमेबल निकल रही है। आपके दिमाग में ये ये वाला पॉइंट है, भाई एयर में बर्न नहीं हो रही लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न हो रही है, तो हम इसको क्या माने, इन्फ्लेमेबल और नॉन इन्फ्लेमेबल? नॉन। क्यों? क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि नॉन इन्फ्लेमेबल है, इसका मतलब वो एयर में बोल रहा है। कभी भी आपको प्योर ऑक्सीजन की बात नहीं की जाएगी, समझ रहे हैं? प्योर ऑक्सीजन की बात कभी नहीं की जाएगी। इसकी बैटरी डेड होगी क्या? खत्म। मेरा माइक खराब हो जाता था ना, मैंने 400 बच्चों की क्लास ना बिना माइक के पढ़ाई है। भले ही बाद में हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन हाँ नहीं करना चाहिए। और इतना नहीं हो तुम लोग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। आवाज़ तो पहुँच रही ना, बस फिर क्या दिक्कत, ज़्यादा फैन बंद कर दो तो थोड़ा। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको नॉन इन्फ्लेमेबल ही बताना है, स्पेशली जब तक वो बोले ना कि भाई ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन में आप रिएक्शन करा रहे हो, तब तक आपको क्या कहना है, नॉन इन्फ्लेमेबल ही होगी गैस। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो, अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 से रिएक्शन कराएं अमोनिया की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, 8 है। अगर आप KMnO4 से रिएक्शन करा दो किसकी, अमोनिया की, तो क्या बनेगा, MnO2 प्लस नाइट्रोजन। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे, क्या, लिसन, जब आप KMnO4 की रिएक्शन, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वी नो दैट, यस। अगर आप इसकी रिएक्शन KMnO4 की रिएक्शन आप कहीं पे किसी भी रिएजेंट से करा रहे हो, प्लस कोई X या Y जो व्हाटएवर किसी से भी करा रहे हो, अगर मीडियम कैसा है, एसिडिक, इन एसिडिक मीडियम, तो जो Mn है +7 से किस में कन्वर्ट होगा बताओ, +2। ये फिक्स है, ये ऑक्सीडाइज करेगा किसी को, लेकिन खुद रिड्यूस जो हो रहा है वो किस में कन्वर्ट होगा, तो +2 में कन्वर्ट होगा, अगर मीडियम एसिडिक है। अगर मीडियम कैसा है, एसिडिक है। अगर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम हो जाए तो किस में जाता है, +4 में, MnO2 बनाता है। ठीक है ना। अगर आपका बेसिक मीडियम है, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम,
तो ये आपका MnO2 में कन्वर्ट होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नो डाउट रिड्यूस हो रहा है खुद, लेकिन अलग अलग फॉर्म में जा रहा है इन अलग अलग मीडियम। ये क्वेश्चन, ये चीज़ हमें कहाँ काम आती है? ये काम आता है आपका मोल कंसेप्ट में, रेडॉक्स रिएक्शंस में, स्पेशली वहाँ पे जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज निकलवाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराएंगे हम आपको, वहाँ पे इसका यूज बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो या एसिडिक मीडियम में करा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्सेस आप प्रोडक्ट निकालोगे। तो भाई यहाँ पे इस केस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए? 3 इलेक्ट्रॉन। इस केस में कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको चार्ज जो सप्लाई करना पड़ेगा बैटरी से, वो अलग अलग अमाउंट सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस मतलब अलग अलग मीडियम में हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो वहाँ पे इसका डिफरेंस बहुत बढ़िया से समझ में आता है कि आखिर ये डिफरेंटली जा रहा है। तो मतलब ऐसे जनरली नॉर्मली याद नहीं रहता हमें, लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे फिर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं कि कम से कम एनर्जी खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले। तो अगर हम मीडियम बेसिक लें या न्यूट्रल लें तो हमें ऐसा नहीं होता है। हमें किस में बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है? एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम ज़्यादा फेवरेबल मीडियम होता है, ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बढ़िया बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, ज़्यादा लोगों को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूस करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। भाई आपने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो आप क्या हुए? ऑक्सीडाइज, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये क्या हो गया? खुद रिड्यूस हो गया। बोलो यार। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि अगर मीडियम एसिडिक है तो Mn2+ में जाएगा, और बेसिक या न्यूट्रल है तो आपका कहाँ पे जाएगा? MnO2 में, यानी 4+ में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, खुद आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी वो अमोनियम सॉल्ट वाली है, अमोनिया की नहीं है, वो अमोनियम सॉल्ट की है। लेकिन जब आप NCERT देखोगे तो उसमें अमोनियम सॉल्ट वाली प्रॉपर्टीज़ भी अमोनिया में दी गई हैं कि अगर हम डिफरेंट अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे, जैसे वही अमोनियम परक्लोरेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्राइट है, तो इनको गर्म करने पे आपकी डिफरेंट गैसेस जो होती हैं वो इवॉल्व होती हैं। तो वो सारे की सारी रिएक्शंस यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी जो हमने नाइट्रोजन की सिंथेसिस में की थी, ठीक है ना। कि अमोनियम नाइट्रेट जो है अमोनियम सॉल्ट, तो आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख लीजिए हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। फिलहाल ये अमोनिया की प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन लिखी इसी में आती है। बनाओ सबके प्रोडक्ट। कौन कौन सा था? अमोनियम नाइट्राइट, क्या बना था? नाइट्रोजन प्लस वाटर, NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट पहला, NH4NO2, अमोनियम Cr2O7 तीसरा, अमोनियम ClO4। अच्छा, ये रिएक्शन आप बार बार क्यों लिखा रहे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में तो कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, जिनमें ये 3 रिएक्शन आपके सामने। इनका हीटिंग वाला आपको हर जगह क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसका आप सॉल्व करोगे मॉड्यूल, हर एक्सरसाइज में मिलेगा आपको इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप देखोगे तो हर दूसरे या तीसरे साल में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा ये। दैट्स वाई दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बनेगा? बनाओ। N2 plus H2O, N2 plus H2O, Cr2O3, N2 plus Cl2 plus O2 plus H2। अच्छा, सारे के सारे वेपर्स जो गैस बना सकती हैं वो वेपर्स में ही जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है आपसे कि देखो
क्या कहते हैं वो क्वेश्चन में, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, देखना यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिलेट करता है यहाँ। वो कोई ये रिएक्शन कराएगा, ठीक है, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल लें हम, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का चेंज कैसे निकालोगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो सबकी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी निकाल लो, देख लो कि रिडक्शन ऑक्सीजन, देखो टोटल चेंज तो हमेशा जीरो होता है, मतलब दिया और लिया वाला, लेकिन कितना दिया या कितना लिया ये तो बैटरी सप्लाई करेगी ना। एक तरफ से आप इसने मतलब ए ने दिया और बी ने लिया, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं होगा, आपको वहाँ पे क्या करना, मीडियम की तरह का, इससे लो और इसको दो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, जबरदस्ती कराते हैं। जैसे सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस के पास कोई भी एनाइन भेज दो, कोई भी एनाइन, सोडियम प्लस कभी इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा, कोई रिड्यूस नहीं कर सकता उसको, सोडियम को कोई रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन अब हमें मान लो सोडियम बनाना है Na+ से, तो क्या करोगे, तो फिर आप पहले प्यार से भेजा कि भाई लो एनाइन लो, खाओ, इलेक्ट्रॉन ले लो और सोडियम में बन जाओ, नहीं, और फिर क्या करो, फिर इलेक्ट्रिक रॉड लेके पहुंचो, देखते कैसे नहीं रहते हो, मतलब बैटरी से मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं पूरी टोटल। एक वो रिएक्शंस जो आपकी केमिकली फीजिबल हैं, आसानी से हो जा रही हैं, तो हम ऐसी रिएक्शंस का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, स्पेशली रेडॉक्स, इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और अगर हम वो ट्रांसफर किसी वायर के थ्रू करवा दें तो आपको तो पता है कि अपने आप होना है। जैसे कॉपर और जिंक है, तो आप जब कॉपर 2+ में जिंक की रॉड डालते हैं तो क्या होता है, कॉपर 2+ सॉल्यूशन 9/10 का एक्सपेरिमेंट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, जिंक रॉड डालते कलरलेस हो जाता है, नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन खाए, किससे खाए, जिंक से, तो जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक सल्फेट में, और कॉपर बन गया, कॉपर जो 2+ सॉल्यूशन में था कॉपर सल्फेट, वो नीचे बैठ गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना, इन दोनों के बीच में, ठीक है, वो करा यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई उसे फोर्स नहीं करवा रहे हैं। अगर हम ऐसा करें कि एक कोने पे जिंक को रख दें, एक कोने पे कॉपर 2+ को रख दें और बीच में वायर कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिंक कॉपर को देगा, लेकिन जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन पास हुआ हम बल्ब लगा देते, वो लाइट चल गई, वाह क्या बात है। क्या हुआ यहाँ पे, हमने केमिकल एनर्जी का यूज किया कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ रहे। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो दोनों को रखो, बीच में बैटरी रख दो, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, सोडियम है, एक तरफ सोडियम को रखो, इधर से एनोड लगाओ, देखो नहीं लेगा तो थप्पड़ खाओ, लगे वोल्टेज बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन खाएगा ही खाएगा। तो ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल, तो वहाँ पे जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपसे कराई जाती हैं, और फिर कहते हैं कि हमने यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई किया, इतने इलेक्ट्रॉन इसको मतलब बैटरी के थ्रू हमने इतना चार्ज सप्लाई किया। अब आप बताओ कितने मोल गैस इवॉल्व हुई, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना अमाउंट हमने इसका कंज्यूम किया, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना, कौन कौन सी गैस निकल रही है और कितने मोल गैस निकली। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका कि नंबर ऑफ गैस के वॉल्यूम, उसका कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस इवॉल्व हुई, उसका वॉल्यूम कितना आया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो वहाँ पे हमें स्पेशली वो रिएक्शंस जिनमें गैसेस इवॉल्व होती हैं, ये बहुत काम आता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमने आपको कई बार बताया है कि आपको वो 4, 5, 6, 8 रिएक्शन दे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में, और कहेगा कि बताओ कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें गैस इवॉल्व हो रही है, या मान लो 3 रिएक्शन दे दी और पूछा कि बताओ इन तीनों रिएक्शन का 1 मोल हमने कंज्यूम कराया, 1 मोल, तो कितने मोल गैस इवॉल्व हुई। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जब न्यूमेरिकल वैल्यू या ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जेई वगैरह में, जेई नीट में, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें जरूरी होती है कि हमारे रिएक्शन पता हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। तो आपके सारे रिएक्शन के सभी प्रोडक्ट आपको इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, याद होने चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज क्लियर।
तो ये अमोनिया के बारे में था। अमोनिया की अगर प्रॉपर्टीज़ के बाद यूजेस की बात करें, अमोनिया का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो एक तो हमने क्या बताया आपको, बताओ स्टार्ट सबसे पहला एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, इसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं फूड स्टोरेज वगैरह में। दूसरा आपका इस फर्टिलाइज़र बनाने में अमोनियम, जो अमोनिया आपके फर्टिलाइज़र जो होते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो होते हैं, वो या तो अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या आपके अमोनियम यूरिया जैसे ले लिया, ठीक है, यूरिया के फॉर्म में ले लिया, वो भी यूरिया एक तरह से अमोनिया का ही फॉर्म होता है, ठीक है। अमोनिया की रिएक्शन आप CO2 से कराओ तो यूरिया फॉर्म होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, तो आप यूरिया वहाँ पे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आपका जो यूरिया है, मतलब फर्टिलाइज़र में इसका यूज होता है। इसके अलावा आपका यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रेस। अच्छा, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी इसमें लिख लो, नंबर 10 इसकी प्रॉपर्टी लिखो। नंबर 10 प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में है ये। इंपॉर्टेंट कैसे, अभी हम जब HNO3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो पढ़ेंगे ही, केवल एक रिएक्शन इसकी हमें याद पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस 11 है क्या, कॉन्टैक्ट नहीं करें, ओस्टवॉल्ड, सॉरी, ओस्टवॉल्ड्स प्रोसेस। ओस्टवॉल्ड प्रोसेस क्या होती है, दिस इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग और मेथड ऑफ HNO3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने आपको पहले ही बताया ओस्टवॉल्ड मेथड जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स में आता है। क्या होता है इसमें, हम अमोनिया की रिएक्शन देखो, NH3, अमोनिया की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा दो, ठीक है, 4NH3 5O2, तो आपका NO फॉर्मेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अब अमोनिया का इतना ही पहले स्टेप में इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी और भी स्टेप होते हैं। दूसरे स्टेप में आप ऑक्सीडेशन कराते हो NO का, NO प्लस O2, तो NO2 बनता है और फिर NO2 को पानी में डिजोल्व कर दो, सो HNO3 प्लस NO बन जाता है। क्योंकि ये +4 में है ना, तो +5 में जा रहा है, +5 और +2 में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा इससे। ये वाली रिएक्शन मत लिखिए, ये पार्ट मत लिखिए, जस्ट बताने के लिए हम अभी कराएंगे HNO3। देखने जाए क्या, NH3 है प्लस O2, NH3 प्लस O2, क्या करें, अच्छा दिख नहीं रहा, हैंड राइटिंग पे कमेंट नहीं करना, ठीक है, खून पी जाऊंगा। फोर NH3 प्लस 5O2, सो यहाँ बनेगा NO गैस प्लस। अच्छा ध्यान दें यहाँ पे, अब ये रिएक्शन जब आप करा रहे थे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कराई थी, तो आपने कहा तो ऑक्साइड बन रहे बहुत सारे, तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वैसे भी रिएक्शन बहुत वो होती है, तो या तो प्लेटिनम या रहोडियम एज अ कैटलिस्ट। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी, तो इस वजह से ये कैटलिस्ट की तरह है। तो प्लेटिनम और रहोडियम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। टेम्परेचर 500 केल्विन होता है, 500 केल्विन, और प्रेशर लगभग 9 to 10 बार के आसपास होता है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना, मेंशन करनी होती है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे आप क्या कराते हो, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा रहे हो, अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो, तो NO बनता है। अब अभी हमारा HNO3 तो नहीं बना ना,
अब जब हम NO का फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो NO2 बनेगा और NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो +4 ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला आपका एसिड बनेगा और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट होती है तो वो HNO3 बना लेगा और साथ में NO बना देता है। तो मतलब फिर फाइनली वो आप क्या कर लोगे, वहाँ पे HNO3 फॉर्म कर लोगे। लेकिन HNO3 यहाँ पे हम अलग से पढ़ेंगे उसके लिए, तो फिर पूरी प्रोसेस लिखें। अभी केवल इतना लिखें, ये ओस्टोल मेथड का आपका पहला स्टेप, ठीक है। और इसके बाद यूजेस लिख लें, वो 3 यूजेस हैं। एक तो आपका कहाँ पे एज अ फर्टिलाइज़र फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। दूसरा आपका है रेफ्रिजरेंट वाला समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और तीसरा आपका था ये वाला ओस्टोल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ HNO3। HNO3 बनाने के लिए हम लोग, क्योंकि अच्छा ये यूज़ कोई मामूली यूज नहीं है। क्यों नहीं मामूली यूज? मतलब ये है कि आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एसिड्स जो हैं वो एक तो H2SO4 है, फिर उसके बाद आता है HNO3। तो मतलब एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाले रिएजेंट्स होते हैं, जैसे NaOH हुआ, H2SO4 हुआ, HCl हुआ या HNO3 हुआ, ये एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सो दैट्स वाई इनका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ज़रूरी होता है। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो भी अमोनिया की हेल्प से कर रहे हो, दैट्स वाई दिस इज अ इम्पॉर्टेंट यूज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। सो दीज आर द यूजेस एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। बताइए आगे कंटिन्यू करें या फिर अगली क्लास में? अगली क्लास में, हाँ आप तो बोलोगे ही। एक टेस्ट है इसलिए थोड़ा सा कंपनसेशन करना ज़रूरी भी है। कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा ताकि टेस्ट है। तो रहोडियम RH, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ कुछ बच्चे जो APS से हैं और गोमती नगर, हजरतगंज और कहाँ से, अलीगंज, वो लोग रुक जाएंगे, बाकी लोग देख लो, तुम लोग हैं